हेलो एवरीवन, दिस इज बी एस पुंडीर, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धूम ट्यूटोरियल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था आपका वेक्टर्स। और वेक्टर्स में हमने पढ़ लिया था आपका वेक्टर एडिशन में आपका ट्रायंगल लॉ तक। ट्रायंगल लॉ में हमने सीखा था दो वेक्टर का एडिशन निकालना। तो आज हम बात करेंगे पॉलीगन लॉ की। पॉलीगन लॉ में हम सीखेंगे बच्चों, दो से ज्यादा अगर वेक्टर आपके पास में हो, जैसे किसी पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे ये आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों फोर्स जो लग रहे हैं वो है आपके तीन फोर्सेज हैं। तो तीन फोर्सेज का रिजल्टेंट निकालना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? पॉलीगन लॉ, क्योंकि ट्राइंगल लॉ केवल दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करता है। आपको कुछ नहीं करना बच्चों। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, राइट? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। आपको क्या करना है? वही जो हमने ट्रायंगल लॉ में किया था। अभी इन सभी फोर्सेस की आपस में टेल से टेल जुड़ी हुई है, राइट? टेल से टेल जुड़ी हुई है। तो आपको इन वेक्टर्स को क्या करना है बच्चों? शिफ्ट करना होगा। क्या करना होगा? इनको शिफ्ट करना होगा। बी वेक्टर को पकड़ के लेके जाएंगे हम, ए वेक्टर के हेड पे टिका देंगे। बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पे टिका देंगे, राइट? जैसे कि आपको मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे बी वेक्टर आपका ये रहा। बी वेक्टर को अगर बच्चों में पकड़ता हूँ, ठीक है? तो अगर हम बी वेक्टर को पकड़ते हैं तो बी वेक्टर को पकड़ कर देखो, जैसे कि हम यहाँ पर लेके गए, ए वेक्टर के हेड पर हमने इसको रखा, ठीक है? अब क्या करना है? तो ये आ गया हमारा बी वेक्टर। जरा बी वेक्टर को हम इधर ले आते हैं, ठीक है? ये आपका बी वेक्टर है। ये बी वेक्टर को आप लिया है, तो अब आपने देखा बी वेक्टर की जो टेल है बच्चों, ये बी वेक्टर की जो टेल है, दिस बी वेक्टर, ये जो बी वेक्टर है, इसकी टेल कहाँ पर रखी हुई है? ए वेक्टर के हेड पर रखी हुई है। जब आप उसको सी वेक्टर को पकड़ लेके आना है, सी वेक्टर को जो, सी वेक्टर का जो ये वेक्टर है बच्चों, इसको, इसकी टेल को बी वेक्टर के हेड पे रखना है, बी वेक्टर के हेड पे रखना है। समझ गए ना? और क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे ले आए तो ये सी वेक्टर आपको बच्चों यहाँ पे आ गया, ठीक है? जिसको मैं कह सकता हूँ ये रहा बच्चों आपका सी वेक्टर, राइट? तो ये आपका सी वेक्टर है। तो आप देख रहे हो इस केस में आपके पास में जो ए बी और सी है, ए बी और सी वेक्टर का ऑर्डर से एक ही है। आप देख रहे हो एक ही ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर में है ये। तो अब ए वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट था बच्चों, ए वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर था? ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। और ये आपका सी वेक्टर का एंड पॉइंट है। सी वेक्टर का एंड पॉइंट कहाँ पर है? सी वेक्टर का एंड पॉइंट बच्चों यहाँ पर है। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वेक्टर मिलेगा, ये रिजल्टेंट होगा ए बी और सी का। तो जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में किया था वैसे हमने यहाँ पर किया, राइट? तो आपने देखा कि आपने किसी भी एक वेक्टर को उठा के शिफ्ट करना है। क्या करना है आपने बच्चों? शिफ्ट करना है, ठीक है? तो जब हमने शिफ्ट किया तो हमने देखा, तो जब आपने शिफ्ट किया, है ना, ए वेक्टर ये आपका ऑलरेडी ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और ये आपका क्या है? ये आपका सी वेक्टर है इधर, राइट? तो आपने देखा सब एक ही ऑर्डर में है। तो इस वेक्टर क्या बोलते हैं, इस पॉलीगन की जो आपकी क्लोजिंग साइड होगी बच्चों, क्लोजिंग साइड जो होगी, ये वाली साइड यहाँ से लेके, ए के स्टार्ट से लेके बी के क्या होता है, सी के एंड तक। तो ये जो पूरा वेक्टर है, दिस वेक्टर, दिस एंटायर वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट। क्या होगा ये? रिजल्टेंट होगा किसका? ए का, बी का और सी का रिजल्टेंट, राइट? तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। तो रिजल्टेंट, दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको बस सभी वेक्टर को शिफ्ट करना है। एक वेक्टर की, जैसे अब हम बी वेक्टर की जो टेल है उसको टिकाना है ए वेक्टर के हेड पर ड्यूरिंग शिफ्टिंग इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ना तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी। आपने देखा पहले बी वेक्टर यहाँ पर था बच्चों, ऐसा था बी वेक्टर। तो आपने जब इस बी वेक्टर को शिफ्ट किया तो आपने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की, डायरेक्शन अभी भी वही है। देखो यहाँ पे जब लिखा है तो डायरेक्शन अभी भी वही है। और मैग्नीट्यूड मतलब साइज जो है इस एरो का अभी भी उतना ही है। देखो साइज अभी भी उतना ही है एरो का। तो ना तो साइज चेंज करना आपको एरो का ड्यूरिंग शिफ्टिंग, और ना मैग्नीट्यूड, ना आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। तो इस तरीके से आप पॉलीगन लॉ के थ्रू किसी वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर किसी पॉलीगन की जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली साइड्स, जैसे कि ये ए है, ये वाली साइड क्या है? ये वाली साइड बच्चों ए है। ये वाली साइड क्या थी? बी थी। और ये वाली साइड क्या थी? सी थी। जो कि एक ही ऑर्डर में ली गई, जो कि एक ही ऑर्डर में ली गई है। इफ द कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ द पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, है ना, रिप्रेजेंट द रेस्पेक्टिव वेक्टर्स, तो उसकी जो क्लोजिंग साइड होगी जो कि उल्टे ऑर्डर में ली जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर एबीसी का ऑर्डर क्या है? एबीसी का ऑर्डर अगर ध्यान से देखो, आपका ये वाला ऑर्डर था, ऐसा था एबीसी, है ना, ऐसा था ऑर्डर। तो जो आपकी क्लोजिंग साइड होगी ना, क्लोजिंग साइड यहाँ से उल्टे ऑर्डर में लेंगे आप। तो दिस क्लोजिंग साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को जरा आप गौर से देखें। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आपके सामने ये रहा, राइट? इस फिगर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो अगर मैं गौर से देखूं, गौर से देखूं,
आप इसको पॉज कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। इसको पॉज कर लीजिए, आराम से इत्मीनान से इस क्वेश्चन को देखें और आंसर करने की कोशिश करें कि भैया इस फिगर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ए बी सी डी स्टेटमेंट सही है। तो आप देखोगे बच्चों कि ए बी और सी तीनों का ऑर्डर क्या है, तीनों का ऑर्डर सेम है, किसी का ऑर्डर उल्टा नहीं है, किसी का ऑर्डर उल्टा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भैया सबके सब क्या है, ये वेक्टर्स है, इनका रिजल्ट यहाँ पर कोई रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों एक ही ऑर्डर में है, तो देर इज नो रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप देख रहे हो जहाँ पे स्टार्ट करा था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से आप चले थे ए वेक्टर की दिशा में, फिर बी वेक्टर की दिशा में, अल्टीमेटली वहीं घुस गए आप, है ना। अल्टीमेटली अपने स्टार्ट पॉइंट पे ही आपका एंड पॉइंट पे आ गया। तो रिजल्टेंट कितना है, मतलब ए बी और सी इन तीनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है बच्चों, जीरो आ रहा है। कितना आ रहा है रिजल्टेंट, जीरो। पहली बात तो इन तीनों में से कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ए वेक्टर रिजल्टेंट है बी और सी का, या बी रिजल्टेंट है ए और सी का, या सी रिजल्टेंट है ए और बी का। क्यों, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है उसका ऑर्डर उल्टा होता है, जबकि यहाँ पर तीनों वेक्टर का ऑर्डर सेम है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तीनों किसमें है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो तीनों ही क्या है, हमारे गिवन वेक्टर है, और जहाँ पे शुरू कर रहे हैं वहीं पे आगे खत्म हो गए, तो मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है बच्चों, जीरो है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको उसमें अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, मजा आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, अच्छा सॉरी, अब हम बात करते हैं पाइथागोरियन मेथड। पाइथागोरियन मेथड क्या बच्चों, अभी तक आपने देखा जो ट्राइंगल लॉ था और जो पॉलीगन लॉ था, दोनों एक्यूरेट मेथड नहीं है, क्योंकि उसमें आपको वेक्टर को शिफ्ट कर रहा है। अगर वेक्टर की शिफ्टिंग के दौरान एक डिग्री भी अगर ऊपर नीचे हो गया, है ना, बी ए वेक्टर आपका ये था ना, बी वेक्टर आपका ये था, तो अगर आपने ये, मैं कहता हूँ 30 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ये बी वेक्टर मान लेते हैं, ए और बी के बीच का एंगल कितना मतलब 30 डिग्री है। तो जो अभी दोनों की टेल से टेल जुड़ी हुई है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल से टेल जुड़ी हुई है, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपने बी वेक्टर को यहाँ की तरफ शिफ्ट किया है, ये देखो, है ना। तो जब आप शिफ्ट करते हो तो आप कुछ ध्यान रखना है, ना तो डायरेक्शन चेंज हो, ना साइज चेंज हो। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है बच्चों, ठीक है, तो बी वेक्टर को आपको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आना है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि ना तो उसका साइज चेंज हो बी वेक्टर का, ना डायरेक्शन चेंज हो। तो अब ए और बी का ऑर्डर क्या है, एक सेम ऑर्डर है। आप देख रहे हो दोनों का ऑर्डर कैसा भैया, दोनों एक एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, ए और बी है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। तो इस क्या बोलते हैं, ट्राइंगल की जो क्लोजिंग साइड होती है, ये क्या होती है, इनका रिजल्टेंट होती है ना। ये बात आपको सबको पता है, जिसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए जी ठीक है, तो जरा मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं रिजल्टेंट कैसे फाइंड करूंगा बच्चों। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि रिजल्टेंट भी तो एक वेक्टर है। जिस रिजल्टेंट जो लाल रंग से आपने एरो दिख रहा है यहाँ पर, ये भी तो एक वेक्टर है ना बच्चों। वेक्टर की दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर ये ए वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे हम, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है बच्चों, वो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर जो आपके पास में है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा एंगल है। कितना एंगल है ए और बी के बीच का, ये रहा क्या बोलते हैं, 2 मिनट में इसको जरा इरेज करता हूँ अगेन। तो यहाँ पर देखो ए और बी का एंगल कौन सा होगा, ये ए की डायरेक्शन बच्चों, देखो ए की डायरेक्शन ये है, ए इस दिशा में है, और ये बी की डायरेक्शन है, ये क्या है, बी की डायरेक्शन, राइट। तो जो ये एंगल होगा ना ए और बी का, ये एंगल लेंगे आप, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले में थीटा एंगल आ रहा है ना, ये किसके बीच का एंगल है, ये ए और बी के बीच का एंगल है। ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है बच्चों। तो रिजल्टेंट आपका ये आएगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो इन शॉर्ट रिजल्टेंट आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल थीटा। थीटा किसके बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो इस प्रकार से आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको कुछ कुछ नहीं करना, बस ये बताना है कि भैया ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ए वेक्टर से कितने एंगल पर है, ए वेक्टर से कितने एंगल पर है। मैं मान लेता हूँ ये एंगल अल्फा है बच्चों, ये एंगल कितना है, अल्फा एंगल है। तो ए वेक्टर से आपका रिजल्टेंट अल्फा एंगल पर है, आपको बस ये अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, यही अल्फा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगा। तो ये रिजल्टेंट ने जो एंगल अल्फा बनाया है, ये किससे बनाया है, ये एंगल बनाया है ए वेक्टर से। किससे बनाया है ये एंगल, ए वेक्टर से। यहाँ पे बी वेक्टर भी था, है ना, बी वेक्टर भी था आपका ये। तो यहाँ से तो ये एंगल गिवन नहीं है भैया कि बी वेक्टर से कितने एंगल पर है रिजल्टेंट। तो ये अल्फा किस रिजल्टेंट ने किससे बनाया है, ए से बनाया है, किससे नहीं बनाया है, बी से नहीं बनाया है। तो अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टेन अल्फा
तो ये अल्फा रिजल्टेंट ने ये अल्फा किससे बनाया है, ए से बनाया है। किससे बनाया, ए वेक्टर से। किससे नहीं बनाया है, बी से नहीं बनाया है। तो अल्फा जब फाइंड करोगे तो बी का साइन थीटा बच्चों ऊपर आएगा और बी का ही cos थीटा नीचे आएगा। जिससे एंगल नहीं बनाया है उसका साइन थीटा ऊपर आएगा, उसका cos थीटा नीचे आएगा, प्लस ए। तो अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है बच्चों, बी का मैग्नीट्यूड पता है और ए और बी के बीच का एंगल थीटा पता है, तो आप अल्फा की वैल्यू भी इजीली डिटरमाइन कर लेंगे। राइट, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लें आप लोग। टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आपको क्या बोलते हैं, ये आपका एक्यूरेट मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है बच्चों, ये जो पाइथागोरियन मेथड होता है ना, ये पाइथागोरियन मेथड अभी आपने पढ़ा, ये होता है एक्यूरेट मेथड। इसमें आपको शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है ना, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। तो आपको अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन अल्फा की टर्म में मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, अब हम बच्चों बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने प्रकार के वेक्टर्स आपके होते हैं। राइट, तो पहला जो है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर क्या है बच्चों, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्ट पॉइंट सेम होता है, एक ही पॉइंट से वो वेक्टर आपके ओरिजिनेट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। दे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। राइट, एक ही पॉइंट से आपके ओरिजिनेट होते हैं, तो ये सब को इनिशियल वेक्टर्स हैं। इसी का ध्यान ध्यान रखेंगे। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट, तो आपके को इनिशियल वेक्टर में लिख दें हम, दे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट, ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, फ्रॉम सेम पॉइंट। राइट, एक ही पॉइंट से आपके ओरिजिनेट हो रहे हैं। अच्छा जी, आपका कोलिनियर वेक्टर क्या होता है बच्चों, कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही लाइन के अलॉन्ग होते हैं। तो ऐसे वेक्टर विच लाइज अलॉन्ग सेम लाइन, विच लाइज अलॉन्ग सेम लाइन, अलॉन्ग सेम लाइन। राइट, एक ही लाइन के अलॉन्ग आपके लाई करते हैं, ये कोलिनियर होते हैं। को प्लानर वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, को प्लानर वेक्टर होते हैं ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें, एक ही प्लेन में लाई करें। जैसे कि अभी तक मैंने जितने भी वेक्टर बनाए हैं, आपको लगता है इस बोर्ड के प्लेन में ही बनाए, सारे वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में बनाए। क्या कोई वेक्टर था जो इस बोर्ड के प्लेन से बाहर को आ रहा हो, बाहर को आ रहा हो, बाहर करके अंदर की तरफ जा रहा हो, नहीं था ना, नहीं था ना। तो कहने का मतलब क्या है, को प्लानर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसमें कि सभी वेक्टर जो होते हैं वो आपके एक ही प्लेन में हो, किसमें हो, एक ही प्लेन में। राइट, इस बात का ख्याल रखेंगे आप। तो चलिए, तो इसमें आपका क्या होता है भाई, तो ऑल वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, ऑल वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन। तो इसमें आपका होता है ऑल वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे सभी वेक्टर्स। राइट, नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। आपको पता है बच्चों, वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब तक आपका कोई दो वेक्टर्स है, उनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, डायरेक्शन सेम ना हो, तब तक वो इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग सेम, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड भी क्या रहे, सेम रहे, एंड डायरेक्शन, जिनका डायरेक्शन भी क्या रहे, सेम रहे। ठीक है भाई, तो उन्हें हम बोलते हैं आपके इक्वल, आपके वेक्टर्स, आपके इक्वल वेक्टर्स। राइट, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बैलेंस्ड वेक्टर्स क्या होता है बच्चों। अच्छा, सपोज मैं कहता हूँ बच्चों, एक एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन मेरे पास, गोल गोल सर्कुलर मोशन है। राइट, तो अगर इस सर्कुलर मोशन में आपके पास में है, ये कांस्टेंट स्पीड से बॉडी घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी घूम रही है। तो ये गोल गोल सर्कुलर मोशन आपके पास में है बच्चों। इस पॉइंट पर जो स्पीड मैं मानता हूँ, वो बॉडी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर भी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो सेम है, वेलोसिटी तो क्या वेलोसिटी भी सेम है क्या, स्पीड यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इस पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, पर डायरेक्शन अलग है। यहाँ पर वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी है ना, और यहाँ पर एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी। तो डायरेक्शन डिफर करने की वजह से आप बोलोगे कि यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट है, अलग अलग वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कब आपके वेक्टर सेम होते हैं। वेक्टर्स तभी सेम होते हैं बच्चों, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम होता है। राइट, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारे पास में कौन सा इंपॉर्टेंट वेक्टर, अगला है बैलेंस्ड वेक्टर। बैलेंस्ड वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका रिजल्टेंट जीरो आ रहा हो। तो ऐसे सभी वेक्टर जिनका रिजल्टेंट मिलके जीरो आता है मिलके, तो वो सभी क्या क्या कहते हैं, बैलेंस्ड वेक्टर्स। तो अगर मेरे पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट बच्चों जीरो आ रहा है, आपको लगता है कि तीनों के तीनों क्या है, ये है बैलेंस्ड वेक्टर। क्या है ये, बैलेंस्ड वेक्टर्स। ठीक है जी। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा बैलेंस्ड वेक्टर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, अगला टाइप का ऑफ वेक्टर है यूनिट वेक्टर। इसको जरा हमें डिटेल में पढ़ना है, तो इसको डिटेल में पढ़ना है तो अगली स्लाइड की तरफ हम जरा शिफ्ट करते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं यूनिट वेक्टर, राइट। तो यूनिट वेक्टर बच्चों क्या होता है, ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, मैग्नीट्यूड वन होता है, हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब वन, जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। अच्छा सर, अगर इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है तो ये किस काम आता है फिर, ये मैग्नीट्यूड तो उसका वन है। तो बच्चों ये जो वेक्टर होता है ये मैग्नीट्यूड को शो नहीं करता, ये शो करता है डायरेक्शन। इट इज यूज टू शो दी डायरेक्शन, डायरेक्शन को शो करने काम आता है। समझ रहे हो, जैसे कि एक्स डायरेक्शन अगर मुझे शो करना है, एक्स डायरेक्शन शो करने के लिए मैं कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करता हूँ, आई कैप। और वाई डायरेक्शन को शो करने के लिए, वाई डायरेक्शन शो करने के लिए मैं जे कैप। उसी तरह जेड डायरेक्शन को शो करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं हम लोग, के कैप। तो मतलब आई कैप शो करता है एक्स डायरेक्शन को, जे कैप शो करता है वाई डायरेक्शन को, और जेड डायरेक्शन को कौन शो करता है, के कैप। अब आप चाहे मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो आई जे और के का, आई कैप का मैग्नीट्यूड निकालो या जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालो बच्चों, या के कैप का मैग्नीट्यूड निकालो, तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आएगा इन तीनों का, मैग्नीट्यूड आएगा वन। समझ रहे हो। तो ये तीनों मैग्नीट्यूड, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स क्या शो कर रहे हैं, ये केवल डायरेक्शन शो करते हैं, केवल क्या शो करते हैं, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो इनका वन है। बात समझ में आ गई। तो चलिए जरा देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपका तो अगर कल को कोई फोर्स, अगर आपको मैं कोई फोर्स दे दूं कि फोर्स लिखा हुआ है 10 आई कैप, तो 10 आई कैप का फोर्स का मतलब क्या है भैया, कि अब वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, वेक्टर में दो चीज आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। और मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये 10 आई कैप फोर्स का मतलब क्या है, कि देयर इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स के अलोंग कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है जी। अगर ये बोलता फोर्स लग रहा है, फोर्स आपके पास में -10 आई कैप है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन है, बट उसकी डायरेक्शन क्या है, -आई, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी तरफ है। तो ये आपका होता 10 न्यूटन का फोर्स अलोंग -एक्स एक्सिस, राइट। उसी तरह से अगर मैं आपको बोल दूं भैया कोई फोर्स है, वो है 10 जे कैप, तो आपको समझ में आ जाएगा भैया कि 10 न्यूटन का फोर्स है अलोंग पॉजिटिव जे कैप, अलोंग पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ है। अगर मैं कह दूं -10 जे कैप का फोर्स है, तो आपको समझ में आ जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स है अलोंग -वाई डायरेक्शन। -वाई कहाँ की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है बच्चों, ये -वाई होता है ना। तो ऊपर की तरफ क्या है ये, ऊपर की तरफ आपका होता है ये +वाई, राइट। तो आपको समझ में आ गया, इस तरह से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ गए, समझ गए ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास में है, एक टर्म आपकी आती है बच्चों, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे, किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी समझ लेते हैं हम लोग। तो हालांकि टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक टॉपिक आपका आता है बच्चों, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हम बात कर लेते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेंटेशन। देखिए सपोज मेरे पास में कोई वेक्टर, कोई दो वेक्टर है बच्चों, एक वाई के लॉन्ग है, एक एक्स के लॉन्ग है। तो ये वेक्टर है आपके पास में ए एक्स वैक्टर, और ये वेक्टर आपके पास में क्या है बच्चों, ए वाई वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट है ये ए वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ए वेक्टर। तो क्या मैं ए वेक्टर को क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ए वेक्टर को ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। अगर मैं कहता ये जेड भी बाहर की तरफ होता, एक जेड भी होता बाहर की तरफ को, तो आप मैं कह सकता था कि भैया ए जो वेक्टर है, इन तीनों का रिजल्टेंट है ए एक्स ए वाई और ए जेड का रिजल्टेंट है, राइट। तो ए एक्स वेक्टर कितना होगा बच्चों, ए एक्स वेक्टर होता उसका मैग्नीट्यूड, ए एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन। ए वाई वेक्टर कितना होता है, ए वाई वेक्टर बच्चों कितना होता है, ए वाई वेक्टर आपके पास में होता उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन, राइट। प्लस ए जेड वेक्टर कितना होता, ए जेड वेक्टर आपका होता उसका मैग्नीट्यूड
इंटू उसकी डायरेक्शन। तो आप देख रहे हो बच्चों, आप किसी भी वेक्टर को, ए वेक्टर को, ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना, उसका एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप। तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप की फॉर्म में आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस केस में अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ जाए ए वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कुछ नहीं करना आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना। तो ए वेक्टर का, ये जो आपका ए वेक्टर बच्चे यहाँ से ध्यान देना, ये ए वेक्टर जो है इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए एक्स है, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वाई है, ठीक है, और जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ए जेड का स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर रूट कर दो तो आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ऐसे फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो अब बात करते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर तो बात समझ में आती है कि सपोज मेरे पास में एक दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना, इनके बीच का एंगल कितना बच्चों, इनके बीच का एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी होता है ए और बी का रिजल्टेंट, ए और बी का रिजल्टेंट। अब ए माइनस बी क्या बोला है भाई, अब ए माइनस बी क्या है, सब्ट्रैक्शन। ए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, अगर मैं इसी को गौर से देखूं, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो बेसिकली जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है ना बच्चों, ये ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट होता है। तो अगर बच्चों बी वेक्टर आपका ये है, इस तरफ है, बी वेक्टर आपका इस तरफ है, तो माइनस बी वेक्टर किस तरफ होगा, माइनस बी वेक्टर आपका इस तरफ होगा। तो ए, ये रहा ए वेक्टर, और ये जो माइनस बी वेक्टर है इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, इनके बीच में देख रहे हो ये हरे वाला। तो ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट आपको बच्चों ये आ रहा है, ठीक है जी। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, गौर से देखो, ए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना बच्चों, थीटा है। तो उसी प्रकार से ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल, ठीक है जी। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका होगा, निकालो जरा इस एंगल को, तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है जी। तो ए और माइनस बी का जो रिजल्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो घबराना नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी क्या है, रिजल्टेंट ही तो है, वेक्टर एडिशन ही तो है। किसका वेक्टर एडिशन, ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का, ठीक है जी। माइनस बी वेक्टर कौन सा वेक्टर हो गया भैया, बी वेक्टर के ऑपोजिट माइनस बी होगा, ठीक है जी। ये अगर बी है, प्लस बी वेक्टर है ये वाला, तो अगर इस तरह प्लस बी है तो माइनस बी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ गई। तो ए और माइनस, जो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर रिजल्टेंट ए माइनस बी कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आपके सामने बच्चों एक क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब वो कह रहा है दो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है किसके, इज इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ सेम वेक्टर्स। मतलब अगर दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड कर दूं, मतलब ए और बी का रिजल्टेंट फाइंड करूं, है ना, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है और इन दोनों वेक्टर, दोनों इन दोनों ही वेक्टर के जो, दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो बोल रहा है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर क्या होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, ठीक है भैया। तो आपको पता है ए माइनस बी का रिजल्टेंट कितना है बच्चों, इसका रिजल्टेंट है ए का स्क्वायर। अच्छा, माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, माइनस बी वेक्टर का, ये प्लस बी वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, ठीक है जी। आपको नहीं लगता प्लस बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, दोनों साइज क्या होगा, सेम ही तो होगा दोनों साइज। तो माइनस बी का जो रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड है, वो भी बी स्क्वायर है, प्लस टू ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है, बी के बराबर है। बस ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना था, कॉस 180 माइनस थीटा था, याद है पिछली स्लाइड में, इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये ए माइनस बी का रिजल्टेंट आ गया, ए माइनस बी का सॉरी, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। उसी प्रकार से ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका होगा ए का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो और ए और बी के बीच का एंगल कितना था पिछली स्लाइड में, थीटा एंगल था। तो ये आपका होगा
समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के मुताबिक उसने हमें ये चीज दे रखी है। दोनों तरफ से बच्चों स्क्वायर रूट कट जाएंगे, स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो क्या बचेगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस कॉस थीटा लिखा है। यहाँ पे स्क्वायर रूट हटा दोगे तो क्या बचेगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? दोनों तरफ से ए स्क्वायर गए, बी स्क्वायर भी गया बच्चों, बी स्क्वायर भी गया। इस माइनस कॉस टू ए बी कॉस को इधर ले आओ, तो यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ माइनस उधर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2ab कॉस्टा ऑलरेडी वहाँ पर है, तो यहाँ से भी अगर 2ab कॉस्टा आ गया तो क्या हो जाएगा? 4ab कॉस थीटा बन जाएगा बच्चों। तो इस समय क्या मिलेगा? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी जीरो, है ना? कॉस थीटा जीरो आ जाएगा। अरे भैया 4ab को उधर ले जाओ, तो 0/4ab जीरो ही तो होता है, तो कॉस्टा जीरो हो गया। कॉस्टा जीरो कब होता है? जब थीटा कितना हो बच्चों? 90 डिग्री। तो थीटा किसके बीच का एंगल था? याद होगा पिछले क्वेश्चन में, ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इनके बीच का एंगल हमने थीटा माना था। और ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर यहाँ है, माइनस बी वेक्टर यहाँ पे यहाँ है, इनके बीच का एंगल कितना माना था बच्चों हमने? 180 माइनस थीटा माना था। याद होगा आप लोगों को, है ना? जिसको याद नहीं है एक बार स्लाइड पीछे करके देख लें। तो कितना एंगल होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल जो थीटा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो अगर दो वेक्टर्स का जो सब्ट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर्स के एडिशन का, एडिशन से जो वेक्टर आता है उसका जो मैग्नीट्यूड अगर सेम होते हैं, इसका मतलब ए और बी के बीच में कितना एंगल है? ए और बी के बीच में थीटा एंगल है। कितना एंगल है बच्चों? 90 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है? 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो चलिए आज के लिए बच्चों करते हैं इतना। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है, ये भी जरा आप देख लें। एक क्वेश्चन और देख लो, चलो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हैविंग जीरो रिजल्टेंट? अब ऐसे तो आपके पास, आपको पता है कि दो वेक्टर्स होंगे तो उनका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। अगर ये भी 10 न्यूटन फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन फोर्स है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। 10 न्यूटन है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पर ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों वेक्टर्स आपके कोप्लानर होंगे, मतलब एक ही प्लेन में होंगे। तो वो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लानर वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट जीरो होगा। नॉन कोप्लानर वेक्टर्स बच्चों, समझ रहे हो? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें इसका सही आंसर, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन करूंगा, ठीक है ना? तो आपके लिए ये होमवर्क में है। अगर आप चाहोगे कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले इसका सॉल्यूशन ही आपको बताऊंगा, बट मैं चाहूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें तो मुझे बताएं कि भैया इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर पर। टिल देन मेहनत करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।